नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, जिससे संविधान की क्रियान्विति और उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार किया जा सके और संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। अर्थात हम कहीं भी देखिए, कुछ भी हम कोई लेख लिखते हैं, कुछ भी हम लिखने से पहले हम एक प्रस्तावना तैयार करते हैं और वो प्रस्तावना तैयार करते हैं, उसी प्रस्तावना के अनुसार हमारा दूसरा काम होता है एक भूमिका के रूप में। तो वो प्रस्तावना हमारे संविधान में भी है कि उस मूल रूप क्या है, मूल क्या है, संविधान का जो मूल है वो इस प्रस्तावना में दिया गया है। संविधान की मूल प्रस्तावना किस प्रकार की है? इस प्रकार से संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। यानी इसमें सारे मूल जो बिंदु हैं हमारे संविधान के, वो इस प्रस्तावना में आए हुए हैं। किस प्रकार हैं वो हम आगे देखेंगे। देखिए, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949। तिथि थी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए, जो इस प्रकार हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया है। यानी जो इसमें लिखा गया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य रखा गया। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को रखा गया। जहाँ राष्ट्र की एकता सिर्फ राष्ट्र की एकता था, वहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को किया गया। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के बाद प्रस्तावना इस प्रकार बनी कि हम भारत के लोग, जो ऊपर हमने देखी थी वो मूल प्रस्तावना थी जब संविधान बना था। इसके बाद में ये कुछ जो संशोधन हुए, उसके बाद में प्रस्तावना इस प्रकार बनी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, जहाँ पर समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। इस प्रकार से इसमें ये कुछ शब्द जोड़े गए। अब प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना हम
किस प्रकार है प्रस्तावना, ये हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, यानी जो संविधान के निर्माता थे, संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। हम भारत के लोग, यानी जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियां हैं वे सब जनता से मिली हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। दूसरा है उद्देश्य भाग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पदावली से व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है, आंतरिक और विदेशी मामलों से किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। पंथ निरपेक्ष 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसे भी जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है न धर्म का प्रचारक, बल्कि वह तटस्थ हैं जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। लोकतंत्रात्मक, इससे तात्पर्य है कि भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। गणराज्य, इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से वैसे जनता द्वारा ही होता है। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उनका निर्वाचन करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वो उनको निर्वाचित करते हैं। विवरणात्मक भाग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या अन्य किसी आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं हो। आर्थिक न्याय, अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करने के लिए कहा गया कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका की साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और विवरण इस प्रकार हो जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। उत्पादन और वितरण के साधनों का अहितकर केंद्रीकरण नहीं हो, विकेंद्रीकरण हो। राजनीतिक न्याय, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की स्थापना संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। राजनीतिक न्याय के द्वारा फिर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता से अर्थ भारतीय संविधान के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता, देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई। बंधुत्व, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को अपनाए। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श 2 आधारों पर टिका है। यह आधार है राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। अखंडता, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में प्रस्तावना में अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। इन विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्शों को दर्शाया गया, यानी जो मूल आदर्श हैं, संविधान का जो मूल है वो यहाँ पर प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना मूल आदर्श हैं वो पूरा का पूरा इस संविधान के अंतर्गत आ गया है एक छोटे रूप में। इस प्रकार से भारतीय संविधान में ये प्रस्तावना दी गई है। थैंक यू।